that. Yes, sir. So 50 to 70% of the organic matter in domestic wastewater is composed of colloidal matters. अभी जैसे हम अगर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के बारे में बात करते हैं तो आप उसमें देखिए 50 to 70% आपका ऑर्गेनिक मैटर ही होता है उसमें, जो कि आपका colloidal particles रहेगा. In water treatment, color, turbidity, virus, bacteria, algae, and organic matters are primarily either in a colloidal form or behave as a colloidal form. अभी अगर आपके वाटर में अगर कलर है तो किसके कारण होता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं. अगर आपके वाटर में टर्बिड वाटर है तो किसके कारण है, कुछ पार्टिकल्स हैं. अगर वायरस अगर देख रहे हैं तो वो क्या है, कुछ पार्टिकल. बैक्टीरिया भी कुछ पार्टिकल्स है, अलगल भी आपको पार्टिकल्स है, इवन आपका ऑर्गेनिक मैटर भी आपका कुछ पार्टिकल्स है. तो सभी चीज में क्या है कि वन कॉमन थिंग है, जो भी इसमें दिख रहा है आपका, चाहे आपका कलर हो, टर्बिडिटी हो, वायरस प्रेजेंट हो, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो या ऑर्गेनिक मैटर हो, तो इन सब में मैं आपका कोलाइडल पार्टिकल ही प्रेजेंट है और विच इज एक्टिंग एज अ कोलाइडल पार्टिकल. सो कोलाइडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू सी दिस डायग्राम, तो अगर ये आप चार्ट देखते हैं इसमें क्या बताने की कोशिश की, द फॉलोइंग ग्राफ शो सम साइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकुलेट इन वाटर एंड वेस्ट वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स एक्सिस में हमको दिया हुआ पार्टिकुलेट साइज इन मीटर्स. ये मीटर्स की बात करें जहाँ पे हम 10⁻10 से लेके 10⁻3 मीटर में हम आए हैं. ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका साइज क्या होता है, उसका साइज है 10⁻10 से लेके 10⁻8. ठीक है, आपका जो यूवी का वेवलेंथ है वो क्या होता है, 10⁻8 से लेके 10⁻6.5 तक रहेगा. ठीक है, एंड विच इज इनविजिबल. ये बंद कर दो. Okay, so this is not visible. UV is also not visible. But visible क्या होता है आपको, which is greater than 10⁻6.5 to your 10⁻6. ये जो आपका वेवलेंथ है, ये जो आपका बैंडविड्थ है, ये आपको विजिबल है. ठीक है, 10⁻6 से 10⁻5, दिस इज योर इंफ्रारेड लाइट बीम. ओके, देन नेक्स्ट इज फार इंफ्रारेड, एंड आपका जो ये है दिस इज योर माइक्रोवेव. 10⁻3 से आपका माइक्रोवेव कहलाता है. तो ये हो गई बात आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लेके. नाउ इफ यू सी टेक्निकल डेफिनेशन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कहलाएगा मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दिस इज योर मॉलिक्यूल्स. 10⁻9 से थोड़ा सा आगे बस, या यू कैन से 10⁻9 तक है. ओके, उसके बाद में अगर देखोगे यहाँ से लेके यहाँ 10⁻6 तक है, सो दीज आर द कोलाइड्स. ये हो गया आपका कोलाइड पार्टिकल इसी में आएंगे. ठीक है, एंड देन अगर आप देखोगे 10⁻6 के पहले और यहाँ पे 10⁻4 के बाद, यानी इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻3, तो ये जो आपको लेंथ दिख रहा है आपको, सो दिस इज नोन एज अ सस्पेंडेड सॉलिड. कहने का मतलब है कि आपके कोलाइडल पार्टिकल्स अगर होगा तो ये साइज से लेके ये साइज तक रहेगा. अगर आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो ये साइज से लेके ये साइज तक रहेंगे, और अगर आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं तो उसका साइज यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा. ठीक है, अगर मान लो आपका वाटर ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो और उसमें अगर आपने पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर लिया है उसका बाय फॉर्मूला एंड ऑल एवरीथिंग, सो अगर इस पर्टिकुलरली 10⁻5 अगर होता है उसका साइज, तो दैट विल बी लाइज अंडर दिस जोन, सस्पेंडेड जोन कहोगे. अगर वो हो गया कि 10⁻7 उस पार्टिकल का साइज है, you will say this is your colloidal particles. Like this it works. Now typical particulate in water. ठीक है, अब आपके वाटर में क्या चीज मिलेगा, वायरस मिलेगा, एसिड मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेगा, क्ले मिलेगा, अल्कल है, सैंड है, यही चीज आपको आपके वाटर में मिल पाएगा. लेकिन अब इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, दैट इज बेस्ड ऑन योर पार्टिकल साइज. जब हम वायरस की बात करते हैं तो यू कैन सी फ्रॉम दिस टू दिस, अगर ये जो अब साइज होगा वो वायरस का साइज होगा. अब यहाँ से लेके यहाँ तक के, so this is the size for bacteria. If it is between approximately 10⁻8 to approximately 10⁻6, so this will be a humic acid. Similarly, अगर 10⁻6 से लेके आपका 10⁻5 तक अगर है, so that will be known as your sand, algal. ठीक है, sand कब किसको बोला गया, अगर 10⁻4 मीटर से ज़्यादा का साइज है तो उसे हम कहेंगे sand. whereas clay silt का भी डायमेंशन है 10⁻7 से लेके आपका more than 10⁻5. So all this will be termed as a clay.
ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाटर में जो भी चीजें प्रेजेंट है तो उसको बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या होगा एक्चुअली। नो मेथड फॉर साइज एनालिसिस, ठीक है। अब ये जो आपका पार्टिकल साइज है उसको भी एनालिसिस करने के मेथड्स हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सीविंग मेथड है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, आपका कोल्टर काउंटर करके ये एक मेथड है। so there are basically 4 methods, लेकिन तो उसको भी आप मतलब सभी साइज के लिए जैसे सीविंग है तो सीविंग कौन से साइज के लिए हमें करना चाहिए? सीविंग आप बस इस पर्टिकुलर साइज के लिए ही कर पाओगे, इससे ज्यादा के लिए आप नहीं कर सकते हो, सॉरी इससे कम के लिए आप नहीं कर सकते हो। ये आपका एक फाइनल साइज होगा, वी कैन से 10⁻⁴.5। अगर आपका ऐसा है आप उसको वहाँ पे इतने के लिए यूज कर सकते हो, बराबर है। वैसे आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका 10⁻⁹, अभी भी हम लोग नैनो तक गए, नैनो के नीचे हमारे पास मेजरमेंट के कुछ है नहीं। सो यू कैन सी दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम बोल रहे हैं 10⁻⁹, ये आपका ये साइज हो गया नैनो। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10⁻⁶ से लेके 10⁻⁴, तो उसको आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर में देख सकते हो। सिमिलरली उतने ही बैंडविड्थ को अगर आपको देखना है 10⁻⁶ से कम और 10⁻⁴ तक है, so you can count under the counter. So you can use these methods. Okay. So potential removal system. अभी हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से मेथड हमारे पास में अवेलेबल है जो उसको पार्टिकल्स को रिमूव करेगा? ओके, सो वी हैव वेरियस methods which can be used for the removing the particles, ठीक है। तो यहाँ पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, बट वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट फॉर चलो कोलाइडर में बात ना हुआ, लेट अस गो इन जनरल। सो इफ ऐसे अगर आपको कोई पार्टिकल रिमूव करना है तो हमें कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, इफ इट इज नियर अबाउट 10⁻⁵, ठीक है, 0 से लेके 10.5 साइज तक आपके पास में कोई पार्टिकल है, सो यू कैन सेपरेट बाय अ ग्रेविटी, आप उसे ग्रेविटी से रिमूव कर सकते हो। बट इट इज लाइज बिटवीन 10⁻⁶ टू more than 10⁻⁸, so you require ultrafiltration, आपको अल्ट्राफिल्ट्रेशन करने की जरूरत है इसमें। इफ पार्टिकल साइज इज 10⁻⁴ टू 10⁻⁸, तो यू हैव टू प्रोवाइड अ कोएगुलेशन प्रोसेस या ग्रैनुलर प्रोसेस भी आप कर सकते हो, या फिर आप कोई भी स्पेशल फिल्टर मीडिया भी आप यूज कर सकते हो और उससे आप पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देन if it is lying between this 10⁻⁹ to 10⁻⁸, तो you can use as a reverse osmosis, तो आप ये रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर सेम डायमेंशन का होगा तो आप एक्टिवेट कार्बन भी यूज कर सकते हो। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि हमारे घरों में अगर पार्टिकल साइज इतना होगा, ठीक है, मान लो ये वाला ये बैंडविड्थ जोन के अगर हमारे पास पार्टिकल साइज हमारे घर में आते होंगे, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग और वी आर यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ये पार्टिकल तो रिमूव करेगा लेकिन ये इतने पर्टिकुलर पार्टिकल्स को भी रिमूव करेगा, यानी कि आपका जो आपके मॉलिक्यूल्स है, वायरसेस है, उसको भी ये रिमूव कर देता है रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्टिवेट कार्बन। बट एक डिसएडवांटेज भी है इसका रिवर्स ऑस्मोसिस का कि आपके पास में जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स रहते हैं तो उस रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को भी रिमूव कर देता है, जैसे यू कैन सी मॉलिक्यूल्स, है ना, तो आपके जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको भी वो रिमूव कर देता है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस। वैसे उसका एफिशिएंसी वगैरह अच्छा है, सब अच्छा है, बट अगर मैं नॉर्मली उसको बताऊं तो दिस इज हाईली डिसएडवांटेज टू यू, बिकॉज उसमें जो एलिमेंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो मिनरल्स हमें बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो मॉलिक्यूल्स हमको बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। सो आपको ऐसा कहीं भी बताया नहीं जाएगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस का डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज रिवर्स आरओ को हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ब्रांड भी बन गया अभी आरओ करके, लोग नॉर्मली आरओ ही बोलते हैं, ब्रांड में कुछ और रहेगा लेकिन। सो अगर आप यूवी भी प्रोवाइड करोगे, यूवी अभी देखो आरओ तो एक टेक्नोलॉजी है, बट एक और टेक्नोलॉजी आपका यूवी डिसइंफेक्टेंट करके, ओके, तो उसको यूज करोगे तो भी वो आपके लिए सफिशिएंट है, ओके। सो दिस इज लाइक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइज का बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बेसिस में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कोलाइडल डेफिनेशन, particles which are just big enough to have a surface which is microscopically absorbed,
हम यहाँ पे डेफिनेशन देखो मेंशन किए हैं, microscopically observed. Why we are saying this? Because it cannot be seen by a naked eye. That's why. Okay, or which is capable of adsorption of another phase. क्या है कि मैंने पहले भी बताया कि there are two kinds of treatment. One is adsorption, another one is absorption. अब यहाँ पे देखो ये adsorption है. Adsorption जब बोलते हैं तो this is the surface phenomenon. ठीक है, ये surface phenomenon हो जाता है. So जो उसका साइज रहेगा आर्बिट्री कोलाइडल पार्टिकल का साइज है that is 0.001 to 1 micron. Okay, and the surface area will be like 1 square yard to 1 acre per gram. ठीक है, इसका surface area हो जाएगा. Now measurement of a colloidal concentration. So surface area might be an excellent measure of a colloidal concentration, but it's a difficult measurement, and the standard suspension colloid measurement won't work because the colloids will pass through most filters. ठीक है. The best method of qualifying colloidal concentration is nephelometry or the measurement of light scattered over the colloids. कहने की बात ये है कि आपको अगर मेजरमेंट आपको कोलाइडल पार्टिकल्स का मेजरमेंट लेना है तो मतलब कौन सा मेथड एकदम सटीक होगा या मतलब एग्जैक्ट होगा जो आपको एग्जैक्टली रीडिंग देगा. So we are having a NTU, that is a Nathalo turbidity meter, Nathalo turbidity unit. This is unit, but इस unit measurement kilometer use करते हैं. That is a Nathalo turbidity meter. ठीक है, तो हम उसको use करते हैं यहाँ पे. ठीक है, जिससे आप turbidity आप define कर सकते हो या measure कर सकते हो. Now, since colloid size is on the order of the wavelength of visible light, they will scatter incident visible light. So how this is working, let me tell you this. Say suppose that this is your beaker. मैंने शायद ये पहले ही बताया आपको, but anyhow, suppose that this is your beaker. Okay, यहाँ पे this is filled with water, and suppose it has some like this. It has some colloidal particle inside the water like this. Okay. This is the colloidal particles. मैंने यहाँ पे colloidal particles बना दिए. ठीक है, which cannot be seen naked eye, but yes, you can see it under the microscope. Now, अब ये turbidity में क्या होता है? Turbidity हम कैसे find out करते हैं कि आपका जो एक रेज है, ये रेज अगर सीधा पास हो गया, then what we are saying, this is a transparent. ठीक है, लेकिन अगर रेज जो है यहाँ से आके, ठीक है, ऐसा चले गया या ऐसा चले गया, so ये क्या हो जाएगा, it will be bent with some inclination. ठीक है, let us say phi. ठीक है, angle phi के साथ में inclination करके चले गया. So this will be known as a refraction. ये हो जाएगा refraction. This is transparent. This is refraction. But suppose करो कि अगर आपका ये रेज है और अगर ये वापस चले आ गया bend होके, so this will be known as a reflection. तो ये तीन रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. तो आपका जो एनटीयू मीटर है वो इसी फंडामेंटल में वर्क करता है. अब जैसे व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट अस टेक एन एग्जांपल. से सपोज करो कि अगर ये रेज आई है, ये अगर ये एक्स इंटेंसिटी की लाइट है, ठीक है, तो ये जब स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा तो इसका भी इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए. ठीक है, एक्स अगर रहेगा तो हम बोलेंगे दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट वाटर, यानी आपका क्रिस्टल क्लियर वाटर है. लेकिन जैसे ही अगर ये बीम पास हो रहा है, ये एक्स आया और यहाँ पे अगर एक्स डैश है, इसका मीनिंग क्या है कि वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज हो रही है. ये चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो लाइट ऑफ बीम है, इस बीम में कुछ ना कुछ रेस क्या हो रही है, वापस आ रही है. ठीक है, ये कुछ बीम्स क्या हो रही है, वापस आ रही है. क्यों वापस आ रही है? जस्ट बिकॉज अगर ये आपका पार्टिकल है, ये आपका रेज है, तो ये जो रेज है इस पार्टिकल के साथ में स्ट्राइक होके ये पार्टिकल क्या करता है, उसे आपको वापस भेज दे रहा है. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा. ओके, नो इनिशियली इट वाज एक्स बट इट इज एक्स डैश. तो अब इन दोनों में माइनस करोगे, जो भी आपका ये आएगा, वेवलेंथ आएगा, उसके बेसिस में क्या करेंगे हम लोग, पार्टिकल्स को डिफाइन करेंगे. आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे थे.
इसी के बेसिस में आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल्स को भी आप डिफाइन कर सकते हो. सो इन दिस वे दिस Nefellow-Turbidity unit works. Okay. In this process, the intensity of incident light is measured at a right angle, so the light source. The percent of a deflected light is proportional to the colloidal concentration, as I just explained in just 1 minute back only. वही इसमें बोल रहा है, ठीक है. A standard colloidal concentration is used to calibrate the system. I repeat, a standard colloidal concentration is used to calibrate the system. Measuring scattered light prevent interference with the soluble material, which can only absorb light but cannot reflect it. The colloidal concentration is often expressed as a TU, that is known as a turbidity unit. जो आपका measurement आप ले रहे हैं, that is known as your turbidity units. Now, cause of colloidal stability. Colloidal stability can be influenced by the degree of affinity for the solvent. I repeat, ये जो colloidal की है वो stability किस पे depend करती है? It is influenced by the degree of affinity for the solvent in which the colloidal is suspended. Solvent यानी क्या होता है कि जैसे आपका beaker है, so this is filled with water or any fluid. तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका solvent. तो ये हो गया आपका solvent, ठीक है. और उसमें आपका जो पार्टिकल है वो सबमर्ज्ड है या डूबा हुआ है. दिस लीड टू फॉलोइंग कोलाइडल क्लासिफिकेशन. अब ये जो है आपका कोलाइडल का क्लासिफिकेशन, ये इसी पे डिपेंड करेगा, आपकी जो स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा. सो कोलाइडल क्लासिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू. वन इज अ हाइड्रोफोबिक एंड अनदर इज अ हाइड्रोफिलिक. अभी जो हाइड्रोफोबिक यानी क्या, यानी कि विच इज अ वाटर रिपेलिंग या वाटर हीटिंग, वर्ड दिया उन्होंने वाटर हीटिंग. एंड हाइड्रोफिलिक यानी क्या, विच इज अ वाटर लविंग, यानी जो वाटर के तरफ में अट्रैक्ट होगा, दैट वुड बी हाइड्रोफिलिक. जो वाटर के अगेंस्ट या उसको जो हीट या उसके बाहर जाएगा, दूर जाएगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक. सो आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग दो तरीके से ही क्लासिफाई कर सकते हैं. एंड नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट एफिनिटी. सॉल्वेंट एफिनिटी यानी कि जो पार्टिकल आपका जिस फ्लूइड में अवेलेबल है, जो सॉल्वेंट में अवेलेबल है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. These, no, we'll see first hydrophobic. These colloids are normally negative charged. आपके जो colloidal particle है वो negative charge है. And depression is stabilized by electrostatic repulsion. ठीक है. तो dispersion जो हो रहा है वो किसके बेसिस में हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के. रिपल्शन है ना, तो वाटर हीटिंग उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहता वो. जनरली द नेगेटिव चार्ज इज ऑफ अ फिजिकल केमिकल ओरिजिन, ठीक है. फॉर एग्जांपल क्ले, मेटल ऑक्साइड एंड सल्फाइड. These colloids are classified as a thermodynamically unstable or irreversible. तो ऐसे जो पार्टिकल रहेंगे वो क्या होंगे, thermodynamically unstable होंगे. Okay, which means that if enough time is allowed, the particle will aggregate, although very slow. अगर आप उसको और टाइम देने की कोशिश करोगे तो पार्टिकल एग्रीगेट होगा, लेकिन उसको काफी टाइम लेगा और जो उसका एग्रीगेशन प्रोसेस है उसको वो बहुत स्लो होगा. नेक्स्ट इज द हाइड्रोफिलिक, व्हिच इज द वाटर लविंग. दिस कोलाइड्स हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर अ सॉल्वेंट. यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो आपके वाटर के साथ में जल्दी से स्टिक कर जाता है, ठीक है. ग्रेट एफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट, यूजुअली वाटर इन आवर केसेस, ठीक है. The colloids usually possesses a slight charge negative, okay, but dispersion is stabilized by hydration. ठीक है, चार्ज नेगेटिव है बट डिस्पर्शन भी होगा तो वो आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ द हाइड्रेशन के कारण होगा. यानी कि हाइड्रेशन यानी अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वही दूसरे को अटैक करेंगे, उसी की बेसिस में आपको बॉन्डिंग बनती जाएगी. Generally, these colloids are particles which are biological in origin. ऐसे मतलब सिर्फ आप देखोगे तो नेचर में भी जो आपका बायोलॉजिकल मैटर्स है वही जब भी वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो जेलेटिन हो गया, आपका स्टार्च हो गया, आपका प्रोटीन हो गया. ओके, दिस पार्टिकल्स आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, यानी कि टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ देखो अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ हाइड्रोफोबिक में, सो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका नेचर भी चेंज होता रहेगा. लेकिन हाइड्रोफिलिक में ऐसा नहीं है, दिस इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल. मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन होता रहेगा तो भी उसमें बॉन्डिंग बने रहेगा, उसका बॉन्ड टूटेगा नहीं.
टेम्परेचर का उतना खासा फर्क पड़ेगा नहीं. दे विल रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म अ कोलाइड्स इन अ वाटर. ठीक है, वो अपने बॉन्ड बनाता रहेगा क्योंकि वो वाटर लविंग दैट इज अ हाइड्रोफिलिक है. दे आर रियली इन अ सॉल्यूशन बट लार्ज साइज मेक देम कोलाइडल. ठीक है. नाउ कोएगुलेशंस. Coagulation is a physical chemical process whereby particles are destabilized. ठीक है. तो हम जनरली हम कोएगुलेशन को अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से यूनिट में हम लोग कोएगुलेशन देने की कोशिश करते हैं. हमने फ्लो डायग्राम देखा है. तो जहाँ पे भी आपका क्लैरिफिकेटर रहता है उसके पहले में आप क्या करते हो, डोज ऐड करते हो, कोएगुलेंट्स ऐड करते हो. नॉर्मली वी ऐड PAC नाउअडेज. पहले हम LM यूज करते थे, अभी हम PAC ज्यादा यूज करते हैं, पॉलीएल्युमिनेट क्लोराइड. Okay. So there are several mechanisms for this. कैसे होता है कि adsorption of cations into negative charge particle. I repeat, adsorption of cations into negative charge particle. Second is decrease the thickness of the layer of the counter ions. Third one is a swift coagulation. Fourth one is a interparticle binding. So these four are the basic mechanism for the coagulation process. Now let us understand the coagulation physics. Okay. So particle stability is caused primarily by a electric charge. क्योंकि हम पहले भी देख रहे हैं प्रीवियस स्लाइड में भी, तो हम वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. आई रिपीट, caused primarily by electric charge on particle surface. ठीक है. क्योंकि बेसिकली सारा जो तामझाम है वो किसके लिए है, वो आपके पार्टिकल्स के लिए है. ओके. सो इन दिस वे, so origin will be adsorption of a dissolved molecules. Then imperfection, impurities in solid. Okay. See this. Okay. Particles attract the opposite charge ions. आपके जो particles है, this we know this है ना, मतलब कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. वेरएज अगर पॉजिटिव रहा तो रिपल करेगा, नेगेटिव रहा तो वो रिपल करेगा. सेम फंडामेंटल यूजिंग ओरिजिन. ठीक है. The particle attract opposite charge ions and repel like charge ions. ठीक है. सेम चीज, प्लस repel, minus repel, but plus minus will attract, minus plus will also attract. Okay. So generating a diffuse layer in which the particle charge is neutralized. Now if you see this properly, अगर आप ये थोड़ा पोर्शन लिखोगे तो यहाँ पे एक सरफेस भी बना रहा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके. तो आप देखो ये डायग्राम में आप देखोगे तो दिस इज योर पॉजिटिव काउंटर आयन, ये आपका पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव काउंटर आयन. ठीक है. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. नाउ दिस इज हाईली नेगेटिव कोलाइड. ये जो आपको ब्लैक स्फीयर दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज हाईली कोलाइड, हाईली नेगेटिव कोलाइड. तो अब देखिए ये जो आपका ब्लैक है, दिस इज हाईली नेगेटिव कोलाइड. सो आप देखो कि यहाँ पे सब आपके पॉजिटिव चार्जेस सब उसको जाके क्या हो गया, उसमें अट्रैक्ट हो गए. इस सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गया, उसको जाके अट्रैक्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड बनाएगा वैसा, वो फंडामेंटल से. देन यू कैन सी दिस इज द स्टर्न लेयर. ये जो है आपका, दिस इज द स्टर्न लेयर. Another one, if you see, this is a diffuse layer. When we talk about the stern layer, you just focus on this surface. If you talk about the diffuse layer, तो आप इसके बारे में बात करो यहाँ पे. ठीक है. Then ions in equilibrium with solution. So this is the ions with the equilibrium with the solutions. Ions in the equilibrium solutions. Okay. So again same thing, negative positive, positive negative, negative negative, positive positive. ओके. तो सेम चीज आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश किया. व्हेन द सरफेस पोटेंशियल आर हाई, आई रिपीट, व्हेन सरफेस पोटेंशियल आर हाई द रिपल्शन इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है. व्हेन सरफेस पोटेंशियल यानी कि ये और ये, व्हेन सरफेस पोटेंशियल हाई देन रिपल्शन इज स्ट्रॉन्ग. तो क्या होगा, देखो ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये इधर भाग रहा है और ये आपका इधर भाग रहा है. ठीक है. ये जो बॉन्ड है वो टूट रहा है. रिपल्शन इज स्ट्रॉन्ग इवन एट अ लार्ज सेपरेशन एंड पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड. ठीक है. अब ये दोनों एक दूसरे से अटैच ही नहीं होंगे, दोनों मिक्स ही नहीं होंगे, तो एक लार्ज मास बनेगा ही नहीं. ठीक है. आई रिपीट, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो सरफेस पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है,
वो उसमें रिपल्शन आ रहा है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, मतलब उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, और वो हमेशा आपके कोलाइडल फॉर्म में ही रहेगा. So this is the first diagram. Now in second you can see when the surface potential are low, you can see the surface potential is low, the particle can approach close enough to collide and stick. अभी अब बोलोगे कि आप किस बेसिस में बता रहे हो, तो मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया है. यू कैन सी इफ दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, तो इसका एक दायरा देखिए, ये एक दायरा है इसका. अगर इसका सरफेस पोटेंशियल ज्यादा होगा तो दिक्कत है. सो इसका जो पेरीमीटर है जो मैं बना रहा हूँ, this is indicating the surface potential. Whereas if you see in another diagram, तो अगर आप एक स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो उसका जो दायरा है वो छोटा सा है. ठीक है, ये जो दायरा है उसका छोटा है, तो वही हम बात कर रहे हैं. when the surface potential are low, surface potential are low, the particles can approach close enough to collide and stick. ठीक है, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे को, और वो फिर ये करने की कोशिश करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा. ओके, so again one more two more diagrams are here with us. Okay, so like charge particle experience an electrical repulsion that decreases with a distance, and a van der Waals attraction that is even more sensitive to the separation distance. The electrical repulsion can usually be altered, the van der Waals attraction cannot be. आपने ये van der Waals forces पहले पढ़ा होगा. van der Waals forces means particle to in the what you can say force attraction, force between the two particles. The force this is a force attracting force between the two particles is known as van der Waals attractions. ठीक है, तो कहने के मतलब ये है कि अगर अभी डायग्राम भी देखोगे तो अगर हम हाँ अगर हम देखें, so it has two axes, one axis this and another this is the y axis. ये हो गया आपका x axis, ये हो गया आपका y axis. तो यहाँ पे देखिए जो आपका रिपल्सिव एनर्जी है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, whereas यहाँ पे जो बोलता है डिस्टेंस बिटवीन द कोलाइडल्स आर ओवर हियर. तो अब देखिए कि इसमें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो रिपल्सिव एनर्जी है वो आपका कम होते जाएगा. ठीक है, सेम वे अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ कि जैसे जैसे इसका नो दिस इज आल्सो एक्स, ओके दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. तो जैसे जैसे आपका